हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के जो संशोधन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत के संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने 1 से लेके 30 तक जो है वो कवर कर लिया था। अब ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है जो कि 30 से लेके 50 तक रहने वाला है। ठीक है, आगे के 2 और पार्ट आएंगे, उसमें जो है आपके सारे संशोधन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे 30 से लेके 50 तक जितने भी भारत के संविधान में संशोधन हुए हैं वो कौन कौन से हैं और उनमें क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो बिना किसी देरी के। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में ये बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली सारी वीडियो सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और चैनल पे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा जो संविधान संशोधन है आज की वीडियो का वो है 31वां संविधान संशोधन 1973। हमने लास्ट में 30 तक पढ़ लिए थे, अब उसके आगे के ये हैं। ठीक है, जिस भी भाई ने पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट जाके जरूर देखो, जो कि 1 से लेकर 30 तक के संशोधन करवाए गए थे। तो ये है दोस्तों 31वां संविधान संशोधन 1973। और इसमें दोस्तों लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं उनको 545 निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत लोकसभा की जो सीटें थी वो 545 निर्धारित कर दी गई थी। और आज वर्तमान के समय में जो लोकसभा में सीट है वो है 552 सीट। ठीक है, तो इतना डिफरेंस जो है ये आने वाले आगे संशोधनों में कवर हो जाएगा कि अगले कौन से संशोधन में जो है ये सीटें बढ़ाई गई थी। ठीक है, तो ये है 31वां संविधान संशोधन 1973 जिसके तहत लोकसभा की जो सीटें थी वो 545 तक कर दी थी। ठीक है, उसके बाद 32वां संविधान संशोधन 1973 जो कि कहता है कि संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने वाले इस्तीफे अवैध घोषित किए गए एवं अध्यक्ष को अधिकार है कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करे। ठीक है, तो ये जो लोकसभा का अध्यक्ष था इसको ये अधिकार दिया कि वो केवल उन्हीं व्यक्ति के जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं लोगों के जो है इस्तीफे स्वीकार करे जो कि अपनी मर्जी से दे रहे हैं, अपनी इच्छा से दे रहे हैं। अगर किसी के दबाव में कोई भी व्यक्ति त्यागपत्र दे रहा है, ऐसा लोकसभा के अध्यक्ष को लगता है, तो वो उन व्यक्ति का त्यागपत्र नहीं लेगा। ठीक है, तो ये जो पावर थी ये लोकसभा के अध्यक्ष को दी गई, स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि 32वां संविधान संशोधन 1973 के तहत किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसमें केवल इतना ही किया गया था। उसके बाद 33वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में जिसके तहत अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन किया गया। हम सब जानते हैं अनुच्छेद 101 में लिखा है कि संसद के किसी भी सदन का कोई भी व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यानी एक व्यक्ति है ये लोकसभा का भी सदस्य है और ये राज्यसभा का भी सदस्य है, तो ये जो है ये इन दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। वो केवल एक ही या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। अगर वो दोनों का होगा तो उसकी एक की सदस्यता अपने आप रद्द हो जाएगी। ठीक है, और 190 में दोस्तों विधानमंडल का कोई भी सदस्य है या तो वो विधानसभा का होगा या फिर वो विधान परिषद का। ठीक है, इन दोनों में से केवल एक का सदस्य हो सकता है, दोनों का सदस्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें लिखा है केवल इतना कि अनुच्छेद 101 और 190 में जो है संशोधन किया गया था, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि अनुच्छेद 101 में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, और अनुच्छेद 190 में यह लिखा है कि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल के दोनों सदन यानी विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, वो केवल एक ही करेगा। ये वही वाली बात है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो है वो पुलिस की जॉब कर रहा है और साथ में दूसरी उसकी सरकारी नौकरी बैंक में लगी हुई है, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो या तो पुलिस में लगा हुआ है या फिर वो बैंक में होगा, एक ही चीज हो सकती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 34वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1974 में ये भी हुआ था। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, इस अधिनियम द्वारा विभिन्न राज्यों में विधानमंडलों द्वारा बनाए 20 और काश्तकारी भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। दोस्तों, 9वीं अनुसूची जो है वो संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1952 के तहत जोड़ी थी, ये हम सब जानते हैं। और 9वीं अनुसूची में ये लिखा है कि जितने भी पॉइंट हम इस 9वीं अनुसूची में डालेंगे उनको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते। ठीक है, तो सरकार जो है वो मौके का फायदा उठाते हुए
कुछ प्रावधान ऐसे जो है वो उसको 9वीं अनुसूची में डाल देती है और आम जनता उनके खिलाफ जो है कोई भी न्यायालय में केस दर्ज नहीं कर सकती। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची में जो भी प्रावधान है उसके खिलाफ आप केस दर्ज नहीं कर सकते। तो इसी के तहत सरकार ने 20 प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया और इसी के साथ जो है 9वीं अनुसूची में जो कुल प्रावधान थे उनकी संख्या 86 हो गई थी। ठीक है, और आपको ये जानकर बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में जो है 284 प्रावधान कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे धीरे धीरे ये संशोधन करते रहेंगे और 9वीं अनुसूची में प्रावधान जोड़ते रहेंगे। तो ये अभी जो है ये 86 है, ये आगे चल के 284 हो जाएगी 2021 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 35वां संविधान संशोधन 1974 हुआ। इसके तहत दोस्तों सिक्किम को भारत संघ में जोड़कर असम का सह राज्य बनाया गया। सह राज्य दोस्तों जहाँ पे दो अलग अलग कम्युनिटीज रहती है। ठीक है दोस्तों, तो सिक्किम को दोस्तों भारत में मिलाया गया असम का एक सह राज्य बनाकर, यानी असम का ही उसको एक राज्य बनाया गया। ठीक है, ये हुआ था 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। उसी के अगले साल एक और संशोधन हुआ जिसको कहते हैं संविधान का 36वां संविधान संशोधन 1975, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे। ठीक है, इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बन चुका था 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये भी पूछा जाता है कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनने से पहले किस राज्य का हिस्सा था। तो आपको असम राज्य का नाम याद रखना है। सिक्किम जो है वो पहले असम का सह राज्य था, उसके बाद अलग संविधान संशोधन हुआ और सिक्किम को भारत का एक नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद 37वां संविधान संशोधन 1975 हुआ और इसके तहत क्या किया गया, इस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था की गई। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 240 का भी संशोधन किया गया जिसमें यह उपबंध किया गया था दोस्तों, विधानमंडल वाले अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकेगा जब विधानसभा या तो भंग हो गई हो या उसके कार्य से निलंबित हो गई हो। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 240 के तहत ये प्रावधान किया गया, राष्ट्रपति को शक्ति दी कि राष्ट्रपति जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विनियम जो है, विनियम दोस्तों नियम बनाना है। ठीक है, तो वो बना सकता है राष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश के लिए अनुच्छेद 240 के तहत जाकर, लेकिन किस स्थिति में, जब या तो विधानसभा भंग हो गई होगी अरुणाचल प्रदेश की या फिर उसका कार्यकाल खत्म हो गया होगा। ठीक है, इतना जो है 37वां संविधान संशोधन 1975 के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर पॉइंट है, इसको आप पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा और इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद 38वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ जिसके तहत कुछ प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर बाध्य योग्य बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, और साथ ही राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर बाध्य योग्य घोषित किया गया। ठीक है, और साथ ही राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा करने की शक्ति दी गई। तो ये काम जो है ये 38वें संविधान संशोधन 1975 के तहत किए गए थे, तो इनको जो है आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद 39वां संविधान संशोधन हुआ 1975 के तहत, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। यानी दोस्तों ये जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा का जो अध्यक्ष है, इनके जितने भी विवाद होंगे उनको आप न्यायपालिका में नहीं ले जा सकते, उसको संसद के अंदर बैठकर ही सुधार करना पड़ेगा या फिर संसद कोई समिति बनाएगी तो उसमें जो है इनके विवादों को सुलटाया जाएगा। लेकिन आप इन चारों लोगों के जो विवाद हैं उनको आप न्यायपालिका में यानी अपने कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, ये किया गया था 39वें संविधान संशोधन 1975 के तहत और ये भी तय किया गया कि इनसे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकार द्वारा ही किया जाएगा। यानी संसद जो भी विधि बनाएगी उसके तहत इनका विवाद सुलझाया जाएगा। ठीक है, तो या तो संसद खुद सुलझाएगी या फिर संसद कोई समिति बनाएगी, तो जो भी संसद करेगी वो इनको मान्य होगा। ठीक है, और साथ ही 9वीं अनुसूची में कुछ केंद्रीय अधिनियमों को और जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 9वीं अनुसूची में जो है वो 86 प्रावधान हो गए थे, है ना। फिर अभी मैंने आपको बताया था कि 9वीं अनुसूची में लगभग अभी जो है वो 284 प्रावधान हैं। तो ऐसे ही धीरे कर करके 9वीं अनुसूची में जो है ये प्रावधान बढ़ाते रहेंगे।
ठीक है। उसके बाद हम जल्दी से बात करते हैं 40वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था। इसमें दोस्तों लिखा है, इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा अथवा पूरी तरह भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाली सभी खानों, खनिज पदार्थों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं को संघ के अधिकार में निहित करने का उपबंध किया गया। ठीक है दोस्तों, तो जितनी भी महासागरीय या फिर पूरी तरह भारत के क्षेत्र में जितनी भी आती हैं, जितनी भी खान है या खनिज है, उनको जो है केंद्र में मिला दिया गया, यानी उन पर जो अधिकार है वो केंद्र को दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे केंद्र जो है थोड़ा सा तेज चल गया। ठीक है, उसके बाद इसमें इस बात का भी उपबंध किया गया कि भारत के आर्थिक क्षेत्र के सभी अन्य संसाधन पूरी तरह संघ के अधिकार में होंगे। यानी दोस्तों ये जो अधिकार है ये सारे संघ को दे दिए गए। जितने भी खनिज वगैरह के अधिकार हैं, खान है, खदान है दोस्तों, जो जितने भी ये प्राकृतिक हैं, इन सब का अधिकार जो है वो संघ ने ले लिया। ठीक है दोस्तों, केवल इतना हुआ था 40वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद 41वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसके तहत दोस्तों इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 316 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा और संयुक्त लोक सेवा आयोगों के सदस्य की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, हम सब जानते हैं अनुच्छेद 316 में जो है वो यूपीएससी और एसपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया है, जिसको आप यूपीएससी और एसपीएससी के नाम से जानते हैं। तो इनके जितने भी अध्यक्ष या फिर सदस्य हैं, उनकी सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ये हुआ था 41वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब बात करेंगे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और इस संविधान को ही दोस्तों भारत का जो है मिनी संशोधन कहा जाता है। इसके तहत दोस्तों कुल 43 प्रावधान जोड़े गए थे भारत के संविधान में, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये 42वां याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसको दोस्तों लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और इसके तहत दोस्तों कुल 43 प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए थे। उनमें से कुछ मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। दोस्तों जो संविधान की सबसे पहली प्रस्तावना थी उसमें ये तीनों शब्द नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? सबसे पहला 39A जोड़ा गया, समान न्याय और न्यायिक सहायता ये जोड़ी गई। उसके बाद अनुच्छेद 43A जोड़ा, जिसके तहत कर्मचारियों का उद्योगों के प्रबंधन में हस्तक्षेप दिया गया। यानी जो कर्मचारी हैं, जो लेबर हैं, वो भी उद्योग का प्रबंध कर सकते हैं, उद्योग का मैनेजमेंट करते हैं, तो इसका जो है कर्मचारियों को एक लाभ दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 48A जोड़ा गया, जो कि वातावरण की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो ये जो है ये नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भाग 4 में आते हैं। ठीक है, तो इनको जो है जोड़ा गया था भारत के संविधान में, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद अगला इसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिसको भाग 4A कहते हैं, और इसमें दोस्तों आर्टिकल 51A जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 51A जुड़ा था, भाग 4A नया बना था, और ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। ये आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जब ये नया नया जोड़ा था तो इसमें केवल 10 कर्तव्य थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 11 कर्तव्य हैं। ठीक है, एक कर्तव्य आगे जो संशोधन होगा उसमें जुड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कोई काम नहीं करेगा, तो इसके लिए राष्ट्रपति पर जो है ये सीमाएं निर्धारित कर दी गई है ना। उसके बाद लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल था उसको 6 वर्ष कर दिया। उसके बाद दोस्तों संवर्ती सूची में 5 विषयों को जोड़ा गया। हम सब जानते हैं संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूची है। सबसे पहले राज्य सूची, फिर संघ सूची, उसके बाद संवर्ती सूची। तो संवर्ती सूची में दोस्तों 5 विषयों को और जोड़ दिया गया, जो थे शिक्षा, तोल तथा माप, वन, परिवार नियोजन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 जो हैं, ये 5 विषय संवर्ती सूची में और ऐड कर दिए गए। उसके बाद दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि को एक बार में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष तक कर दिया गया। यानी दोस्तों आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में शासन लगा सकता है राज्यपाल के कहने पर। ठीक है,
तो इसी संविधान संशोधन के तहत ये भी किया गया था कि अब से राष्ट्रपति 6 महीने की बजाय 1 साल तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर रख सकता है। ठीक है, ये प्रावधान किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। उसके बाद दोस्तों संसद एवं राज्य के विधानसभाओं में कोरम की आवश्यकता को समाप्ति कर दी गई। दोस्तों हम सब जानते हैं जो हमारा आर्टिकल या अनुच्छेद है 100, इसमें जो है संसद की गणपूर्ति के बारे में बताया गया है। यानी आप संसद की कोई भी कार्यवाही तब शुरू कर सकते हैं जब कम से कम 10% लोग टोटल में से वहां पर मौजूद हों। ठीक है, तो यही संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इसके तहत दोस्तों ये जो ड्रामा था इसको खत्म कर दिया गया। हालांकि आगे जाके इस ड्रामे को दोबारा से शुरू कर दिया गया और ये आज तक हमारे संसद में शुरू है। यानी संसद की कोई भी कार्यवाही तब तक शुरू नहीं होगी जब तक 10% लोग नहीं होंगे। मान लो संसद में 100 लोग हैं तो 100 में से 10 लोगों का होना जरूरी है, तब तक संसद का कोई भी कार्यक्रम चालू नहीं होगा। और इसी के साथ दोस्तों एक काम और किया गया, अखिल भारतीय विधि सेवा का सृजन करने की व्यवस्था इसके तहत की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इतने इंपॉर्टेंट काम है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हुए थे। ठीक है, बात करेंगे 43वें संविधान संशोधन 1977 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, न्यायिक समीक्षा तथा रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार को पुनः स्थापित कर दिया गया। दोस्तों हम सब जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है ये दोनों ही विभिन्न प्रकार की रिट जारी करते हैं। ठीक है, और वो आपको पता है कि कौन कौन सी रिट है। तो 43वें संविधान संशोधन के तहत 1977 में ही यह प्रावधान कर दिया गया था कि जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, इन दोनों को दोस्तों रिट जारी करने का जो है फिर से प्रावधान किया गया था। पहले इस प्रावधान को दोस्तों हटा दिया था कि ये रिट जारी नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जो है इनका ये क्षेत्राधिकार इनको पुनः दे दिया गया। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा है इसके अंदर। और साथ ही ये प्रावधान भी किया गया, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में विधि बनाने की संसद की विशेष शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। यानी दोस्तों संसद की एक शक्ति थी जो कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संदर्भ में वो कानून बना सकती थी, तो उसको जो है इसी 43वें संविधान संशोधन 1977 के तहत जो है इसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये जो शक्ति है संसद की अब ये संसद के पास नहीं है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ जो कि कुछ कम नहीं है 42वें संविधान संशोधन के बाद। ठीक है दोस्तों, तो जो 42वें संविधान संशोधन के बाद एक बड़ा संशोधन हुआ था वो 44वां संविधान संशोधन था। इसके तहत कुछ प्रावधान किए गए थे जो कि कहलाते हैं, सबसे पहला अनुच्छेद 31 को मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया तथा उसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 31 में हम सब जानते हैं संपत्ति के अधिकार के बारे में लिखा है। पहले दोस्तों ये जो संपत्ति का अधिकार था ये हमारा एक मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं अगर कोई भी व्यक्ति हमसे वो छीनता है तो हम सीधा न्यायालय में जाके उस पर केस दायर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो संपत्ति का अधिकार था अब इसको मौलिक अधिकार से हटाकर जो है एक विधिक अधिकार में जो है यानी एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, केस तो हम इसके खिलाफ भी कर सकते हैं अगर हमसे कोई हमारी संपत्ति छीने। तो सबसे पहला दोस्तों ये अनुच्छेद 31 को हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाने की शक्ति मिली। हम सब जानते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था जिसके तहत राष्ट्रपति को यह कहा गया था कि आप मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी है और आप उसके लिए बाध्य हैं। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई कि आप मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उसको एक बार के लिए आप लौटा सकते हैं। अगर मंत्रिपरिषद वही सलाह दोबारा भेजते हैं तो राष्ट्रपति को वो माननी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लोकसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष के लिए स्थापित कर दिया गया। ठीक है, तो जो पहले 5 से 6 किया गया था अब वही 6 से 5 कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया जिसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। यानी दोस्तों जो अनुच्छेद 352 है जो कि आपातकाल की घोषणा करता है कि भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसको दोस्तों जो है पहले आंतरिक अशांति कह के लगाया जाता था, लेकिन अब दोस्तों इसको सशस्त्र विद्रोह यानी जब तक भारत में लोग शस्त्र लेके कोई विद्रोह नहीं कर देते तब तक भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। तो इसको जो है आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया और सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों संसद की गणपूर्ति की व्यवस्था पुनः की गई थी, यानी वो गणपूर्ति जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हटा दी गई थी अब
44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत पुनः गणपूर्ति जो है वो लागू कर दी गई है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 20 तथा 21 में प्राप्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जा सकने की व्यवस्था की गई। हम सब जानते हैं जो हमारे अनुच्छेद 20 और 21 है। 20 कहता है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी यानी एकांतता का अधिकार। ये दोनों ही अधिकार दोस्तों हमारे ऐसे अधिकार हैं, अगर अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति कभी देश में आपातकाल या इमरजेंसी लगाता है तो हमसे ये दोनों अधिकार कभी भी नहीं छीने जा सकते। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अधिकार हमसे आपातकाल की स्थिति में नहीं छीने जा सकते। ये प्रावधान किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है दोस्तों, कौन सा संविधान संशोधन? आप बोलोगे मेरे साथ, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। उसके बाद एक व्यवस्था की गई, संसद एवं राज्य के विधानमंडलों की कार्यवाहियों की खबरों का समाचार पत्रों में प्रकाशन को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। यानी दोस्तों हम सब जो टीवी पर देखते हैं संसद की कार्यवाही और विधानमंडल की कार्यवाही जो हम सब देखते हैं उसको जो है एक संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। यानी वो हमारे संविधान में लिखा है कि संसद की जितनी भी कार्यवाही होंगी उसको आप लाइव टीवी पर देख सकते हैं। ठीक है, ये प्रावधान किया गया था। उसके बाद 45वां संविधान संशोधन 1980 में किया गया था, जिसके तहत आरक्षण की अवधि में वृद्धि की गई जो कि 1990 तक कर दी गई थी। दोस्तों एक दशक शुरू होने से पहले ही उसमें संशोधन कर दिया गया कि 1980 से लेके 1990 तक जो है वो SC ST और OBC जितने भी पिछड़े वर्ग हैं उन सबको जो है आरक्षण दिया जाएगा। तो ये 1980 में ही व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 46वां संविधान संशोधन हुआ 1982 में, जिसके तहत दोस्तों इसके द्वारा अनुच्छेद 269 का संशोधन किया गया ताकि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान भेजे जाने वाले सामान पर लगाया गया कर राज्यों को सौंप दिया जाए। यानी दोस्तों अंतर्राज्यीय व्यापार वो व्यापार होता है जो दो राज्यों के बीच होता है, यानी दो राज्यों के बीच होने वाला व्यापार और वाणिज्य, इन पर जितना भी कर लगेगा वो राज्यों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 269 में जो है दोस्तों टैक्स के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 269 का इसमें दोस्तों जीएसटी के बारे में लिखा हुआ है कि जीएसटी जो है वो इस आर्टिकल के तहत जुड़ी थी, है ना। तो 46वां संविधान संशोधन 1982 में हुआ और इसके तहत दोस्तों अनुच्छेद 269 में जो है संशोधन किया और जितने भी दो राज्यों के बीच जो है व्यापार होगा तो उसका कर दोस्तों जो है वो राज्यों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 47वां संविधान संशोधन हुआ 1984 में। दोस्तों इसके तहत क्या हुआ, इस संशोधन का उद्देश्य संविधान की नवम अनुसूची में कतिपय भूमि सुधार अधिनियमों को शामिल करना है ताकि उन अधिनियमों को लागू किया जाने में रुकावट डालने वाली मुकदमेबाजी को रोका जा सके। हम सब जानते हैं जो हमारे भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची है उसमें भूमि सुधार कानून की व्यवस्था की गई है और वो ऐसी अनुसूची है कि उसमें जितने भी प्रावधान हैं उसके तहत आप किसी भी न्यायालय में कोई भी केस दायर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। तो 47वां संविधान संशोधन 1984 में हुआ, जिसके तहत भूमि सुधार अधिनियमों को दोस्तों 9वीं अनुसूची में उठा के डाल दिया। ठीक है, अब इसमें जो है आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसके खिलाफ कोई भी केस नहीं कर सकते। ठीक है, आप उस स्थिति में 9वीं अनुसूची में केस कर सकते हो अगर आपसे कोई मौलिक अधिकार छीनने वाली दुर्घटना होती है तो। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 48वां संविधान संशोधन 1984 हुआ, जिसके तहत अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा पंजाब राज्य के लिए की गई उद्घोषणा का लागू रहना किया गया। यानी दोस्तों अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति इसी अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने दोस्तों पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया था जो कि 48वां संविधान संशोधन 1984 के तहत जो है ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो इसका बना रहना ही दोस्तों ये 48वां संविधान संशोधन 1984 के तहत कहा गया था। ठीक है। उसके बाद 49वां संविधान संशोधन 1984 हुआ, जिसके तहत त्रिपुरा सरकार ने सिफारिश की थी कि संविधान की छठी अनुसूची के उपबंधों को उस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया जाए। सबसे पहले दोस्तों संविधान की जो छठी अनुसूची है उसमें लिखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के बारे में लिखा है। इन 4 राज्यों की जो जनजातियां हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन सब के बारे में लिखा है। ठीक है, तो इसी में आगे बोला गया है इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का उद्देश्य उसमें
काम कर रही स्वशासी जिला परिषद को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है। यानी दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य यानी दोस्तों जो त्रिपुरा राज्य सरकार है उसने कहा कि हमारे जो छठी अनुसूची के तहत हमें जो शक्तियां दी गई हैं आप उनका प्रयोग करें और हमें संवैधानिक दर्जा दें, हमें संवैधानिक सुरक्षा दें। तो इसी के तहत त्रिपुरा राज्य को दोस्तों जो है एक संवैधानिक सुरक्षा दी गई थी। ठीक है, तो ये हुआ था 49वां संविधान संशोधन 1984 के तहत। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो का लास्ट संशोधन है दोस्तों 50वां संविधान संशोधन 1984 और इसके तहत दोस्तों संसद को खुफिया संगठनों या सशस्त्र बलों या खुफिया सूचना हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणालियों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो 50वां संविधान संशोधन 1984 में किया गया जिसके तहत संसद को ये शक्ति दी गई कि जितने भी खुफिया संगठन या फिर जितने भी सैन्य बल हैं, सशस्त्र बल हैं, उन सबके मौलिक अधिकार जो है उनको प्रतिबंधित कर सकती है, उन पर नियंत्रण या फिर उन पर रोक लगा सकती है। ये अधिकार संसद को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे संविधान के संशोधन 30 से लेके 50 तक। यानी अभी तक दोस्तों हमने 1 से लेके 50 तक के संशोधन कर लिए हैं। इसके आने वाले संशोधन जल्द ही 1-2 दिन में कवर कर लेंगे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसको यहीं पर रोकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना, कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था और उसमें क्या लिखा था। ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 51वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।